नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक पॉलिटी के बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की, जिसका नाम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल नंबर 324। जैसा कि आप सभी जानते हो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में बंगाल और अन्य राज्यों में इलेक्शन को कंडक्ट करवाया था। तो आर्टिकल नंबर 324 पे आने से पहले हम कुछ बातें जो ज़रूरी हैं वो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं उसके बारे में, कि 3 तरह की बॉडीज़ होती हैं। पहली होती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जिसका उल्लेख हमारे संविधान के अंदर किसी न किसी आर्टिकल के द्वारा दिया गया है। दूसरी होती है स्टैट्यूटरी बॉडी, जो कि एक एक्ट ऑफ लेजिस्लेशन के द्वारा अस्तित्व में लेके आई जा सकती हैं, जिसका उदाहरण है सीबीआई, लोकपाल, एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ऑफ कोर्स इंफॉर्मेशन कमीशन, विजिलेंस कमीशन एक्सेट्रा। और तीसरी होती है एग्जीक्यूटिव बॉडी। एग्जीक्यूटिव बॉडी एक सिंपल एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन या गवर्नमेंट ऑर्डर को पास करा के अस्तित्व में उस बॉडी को ले आते हैं, जैसे कि आज के टाइम पे काम कर रही है हमारी नीति आयोग। नीति आयोग एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। तो ये जानने के बाद में दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होने के साथ साथ ये एक परमानेंट बॉडी है और एक इंडिपेंडेंट बॉडी भी है। जब मैं बात करता हूँ परमानेंट बॉडी की, तो इसका मतलब ये है कि कोई भी सरकार कितने भी बहुमत में, कितने भी सदनों के अंदर आ जाए, कितने भी राज्यों में उसकी बहुमत हो, आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को डिसॉल्व नहीं कर सकते, आप उसको हटा नहीं सकते अपने काम करने के लिए, काम करने से। जैसे कि आप कल को ये नहीं कह सकते कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कल से इलेक्शन कंडक्ट नहीं कराएगी, इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए आर्मी को जिम्मा दे दिया गया, या फिर हमारी पार्टी को जिम्मा दे दिया गया, या फिर तीसरी कोई भी बॉडी बना दी जाए कि भाई ये इलेक्शन कंडक्ट कराएंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट नहीं कराएगी। ऐसा आप नहीं कर सकते हो। इंडिपेंडेंट बॉडी के बारे में अभी हम आगे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, हम एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स एसएससी में जो सवाल आएगा वो यहाँ से आता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किन किन इलेक्शंस को कंडक्ट कराती है। रटने वाली बात नहीं है। आपके लिए एक सिंपल सवाल ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कब अस्तित्व में आया था। तो जब संविधान लागू हुआ तभी आया था, क्योंकि संवैधानिक निकाय है। तो जब संविधान कब आया? 1950 में। तो 1950 में जो इलेक्शन हो रहे थे वो सारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट करवाएगा। कौन कौन से हो रहे थे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर। दोबारा रिपीट करेंगे मेरे साथ में, अभी के अभी याद करेंगे। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। अब जिन लोगों को नहीं पता वो थोड़ा सा ये देख लें कि पार्लियामेंट के अंदर ही लोकसभा और राज्यसभा आते हैं ऑफकोर्स, और स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स आते हैं, विधानसभा और विधान परिषदें। तो ये एक बात आ गई कि सवाल क्वेश्चन आ जाएगा पेपर के अंदर के इनमें से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसका चुनाव नहीं कराती? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट एंड पंचायत। तो पंचायत का चुनाव नहीं कराती। पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव कंडक्ट करवाते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1994 के तहत पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी को संविधान में जगह मिली। अब चूंकि 1994 तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर इतना दबाव आ चुका था काम का, वो क्यों आया था? क्योंकि 61वां संविधान संशोधन की वजह से, 61वां संविधान संशोधन 1988 की वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर काफ़ी बोझ आ गया था। इसलिए पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के लिए एक अलग सा कमीशन बनाया गया, स्टेट इलेक्शन कमीशन, जो कि पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के चुनावों को कंडक्ट करवाता है। तो याद रखने वाली बात है कि पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी का इलेक्शंस को ईसीआई कंडक्ट नहीं कराता, वो स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके कंपोजिशन की बात जब करते हैं तो कोई फिक्स नंबर ऑफ कंपोजिशन संविधान के अंदर नहीं दिया गया है इसके बारे में। 1950 से लेके 1989 तक सिंगल एक चीफ इलेक्शन कमीशन हुआ करता था, वही चल रहा था, वही चलता हुआ आया था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ 1989 में कि
उसके बाद हमको बदलने की जरूरत पड़ गई। एक्चुअली उसके बाद में 2 इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट किया गया था। तो ये एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गया था और 2 इलेक्शन कमिश्नर हो गए थे। जैसे कि मैंने पिछली स्लाइड में बताया था मैंने कि 61वां संविधान संशोधन 1988 के तहत ये रीज़न था कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर काम बढ़ गया था। क्या काम बढ़ा था कि इन्होंने वोटिंग की एज को 21 साल से करके 18 साल कर दी थी। तो जो ये 3 साल का जो पीरियड था, जो ये लोग बढ़े थे, ये लोग बहुत ज़्यादा थे और उनका वोटर रोल तैयार करना, वोटर आईडी कार्ड बनाना, फिर उतने ही बैलेट पेपर की व्यवस्था करना, उतने लोगों को पोलिंग बूथ बनवाना, इन सब का काम करने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ गई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। तो इसलिए इसको 3 मेंबर बॉडी बनाया था। एक बार इलेक्शन ख़त्म हो गए थे, उसके बाद में 1990 में दोबारा से इसको सिंगल बॉडी कर दिया गया था। मतलब फिर से वो दो वो को अपॉइंट किया था उनको हटा दिया गया था। दोबारा से एक ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया। लेकिन फिर बाद में देखा कि काम बढ़ ही रहा है और काफ़ी हैंडल नहीं हो रहा, काफ़ी ज़्यादा काम फैल चुका था। तो इसलिए दोबारा से फाइनली अक्टूबर 1993 में 2 और इलेक्शन कमीशनर्स को अपॉइंट किया गया, जो कि आज तक चले आ रहे हैं। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, 2 इलेक्शन कमीशनर होता है। ऐसा नहीं होता कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास में ज़्यादा पावर्स है या सैलरी ज़्यादा है या उसकी सर्विस कंडीशन उनसे बेहतर है। तीनों जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं वो सेम पावर, सेम सैलरी, सेम सर्विस कंडीशन को एंजॉय करते हैं। बस केवल सुचारू रूप से काम होता रहे, इसीलिए एक को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया गया, ताकि अगर कभी आपस में ही मतभेद होता है तीनों के, तो एक अपनी राय रख के एक रास्ता निकाल सकते हैं। क्योंकि ऐसा हम जानते हैं कि फंक्शनरी जो हम फंक्शन करते हैं, जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है, वो काम करने के लिए उसको बनाते हैं हम, ना कि डेडलॉक सिचुएशन क्रिएट करने के लिए। तो बात आती है अपॉइंटमेंट, टेन्योर और कंडीशंस की। आपको जान के हैरानी होगी, ये सब के सब प्रेसिडेंट के ऊपर छोड़ दिया था संविधान ने। लेकिन फिर प्रेसिडेंट कैसे बताएगा? तो प्रेसिडेंट साहब ने बनाया एक एक्ट। कौन सा? इलेक्शन कमीशन एक्ट 1991। इसमें ये मेंशन किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर इनकी सैलरी होगी, वही टर्म एंड कंडीशंस को ये एंजॉय करेंगे, और वहीं टेन्योर डिसाइड किया गया कि 6 साल या 65 साल उम्र ये डिसाइड होगा। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, या तो 6 साल कंप्लीट हो जाएंगे उसके, या फिर उनकी खुद की उम्र 65 साल हो जाएगी। जो पहले हो जाता है और उनको फिर उतना ही उनका टेन्योर होता है। दोस्तों फिर अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ते हैं इसके इंडिपेंडेंस ऑफ लॉज को, जो कि मैंने पहले बताया था ना कि इंडिपेंडेंस हम बाद में पढ़ेंगे। इसका इंडिपेंडेंट रहना बहुत ज़रूरी था दोस्तों, क्योंकि अगर इलेक्शन कंडक्ट कराने हैं तो जो गवर्निंग जो पार्टी है उसके इन्फ्लुएंस से बचना होगा, वो आपको हार्म ना कर सके, वो आपको किसी तरह से कंप्रोमाइज़ ना कर सके। इसलिए इसका इंडिपेंडेंट रहना बहुत ज़रूरी था, जो कि हमारे फाउंडिंग फादर्स ने इसका बहुत ध्यान रखा। और ये बहुत ही अच्छी चीज़ इन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ में की है। काफ़ी और भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन मिलेंगे जो कि इंडिपेंडेंट हैं, और काफ़ी अच्छी चीज़ है ये। और इनको इंडिपेंडेंसी इन्होंने कैसे दी? पहली बात थी इनके सिक्योरिटी को टेन्योर करके। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका टेन्योर सिक्योर है। मतलब अगर आप एक बार अपॉइंट हो गए तो आप 6 साल या 65 साल के नहीं हो जाते, तब तक आप हटाए नहीं जाओगे। दूसरा, प्रेसिडेंट ने आपको चुना है, लेकिन प्रेसिडेंट जब तक चाहेगा आप तब तक काम नहीं करोगे। तीसरी बात, आपकी जो सर्विस कंडीशन है, सैलरीज़ हैं, जो आपके बेनिफिट्स हैं, इनको कम नहीं किया जाएगा। मतलब जैसे सैलरी अगर आपकी 2.5 लाख रुपए है, जो कि आज की तारीख में है, अगर गवर्निंग पार्टी ने आपसे कुछ काम करने को बोला कि फलाने इलेक्शन में आप हमारी हेल्प कर दीजिए, हम आपको इतना मतलब आगे कुछ भी बेनिफिट देने की बात कही, और अगर आपने मना कर दिया एज ए चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो ऐसा नहीं है कि आपको सैलरी को 2.5 लाख से लेके वो 1 लाख कर देगा। आप नीचे कर ही नहीं सकते। आप 2,49,999 भी नहीं कर सकते। आप बढ़ा सकते हो, 2,60,000 कर सकते हो, 3 लाख कर सकते हो, 4 लाख कर सकते हो, 5 लाख कर सकते हो, लेकिन आप कम नहीं कर सकते। तो इससे एक सिक्योरिटी हो गई कि भाई मेरी सैलरी रहेगी, मेरी टेन्योर रहेगा, मेरी सर्विस कंडीशन को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरे को एक सेफ गार्ड प्रोवाइड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, ताकि मैं अपना काम बहुत ईमानदारी से और अच्छे तरीके से कर सकूँ। तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन अब कुछ लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा,
तो क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स को या इलेक्शन कमिश्नर्स को हटा ही नहीं सकते? हम हटा सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाते हैं। बाबर सुप्रीम कोर्ट का नाम क्यों आ रहा है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर ही इसकी सैलरी, सर्विस कंडीशन, अब सब कुछ डिसाइड किया गया है, तो इसको उसके समकक्ष माना है। तो उसको अपॉइंटिंग, सैलरी, सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा जैसा होता है वैसा ही होगा। कैसे होता है उसको रिमूव कैसे करते हैं सुप्रीम कोर्ट जज को? एक सिंपल रेजोल्यूशन पास करके दोनों में से किसी भी हाउस में स्पेशल मेजोरिटी के साथ में ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, ये दो बड़े याद रखना, प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। और अगर साबित होता है ये तो आप उनको समय से पहले हटा सकते हो। अब दोस्तों इसमें कुछ बात है फ्लॉज की, कुछ कमियां हैं। क्या कमियां हैं? कि संविधान के अंदर इससे क्वालिफिकेशन मेंशन नहीं की गई। मतलब कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बनेगा? आप बनेंगे, मैं बनूंगा, मोदी जी बनेंगे, कौन बनेगा? कोई क्वालिफिकेशन नहीं है कि लीगल बैकग्राउंड से आएगा, एजुकेशनल से आएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव से आएगा कि जुडिशियल से आएगा, कहीं नहीं दिया। तो ये थोड़ा सा मतलब उसमें कमी है। दूसरा ये है कि मेंबर्स कितने होंगे इसका नंबर स्पेसिफाई नहीं किया गया। आज चलो 3 काम कर रहे हैं, कल 5 करेंगे, फिर 10 करेंगे, फिर 20 करेंगे। तो कोई अगर हो सकता है कि ऐसा हो कि आप 3 लोग नहीं मान रहे हो तो मैं 5 और अगर मैं एज ए प्रेसिडेंट अगर मैं कंप्रोमाइज़ करना चाहूँ इलेक्शन को, तो अभी चलो 3 लोग काम कर रहे हैं, कंप्रोमाइज़ करना चाहूँगा मैं 3 बॉडी की जगह में उसको 10 बॉडी बना दूंगा, इसमें 7 बंदे मैं अपने भेज दूंगा, तो वो सिचुएशन कंप्रोमाइज़ हो सकती है। तो ये एक थोड़ा फ्लॉ है कि थोड़ा सा उसको करने, मतलब इसमें ये संविधान के अंदर मेंशन नहीं है। और तीसरा ये कि जितने भी इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनको फर्दर अपॉइंटमेंट करने से नहीं रोका गया। मतलब कैसे कि इलेक्शन कमिश्नर्स को अगर गवर्नमेंट ये बोलती है कि चलो ठीक है, अगर आप हमारा मदद करोगे तो जब आपका टाइम कंप्लीट हो जाएगा तो हम आपको इस स्टेट का गवर्नर बना देंगे या फिर फलाना मंत्रालय दे देंगे, या कैसा भी करके उसे कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश करेंगे। अगर वो करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये 3 फ्लॉज हैं जो कि हम अक्सर देखते हैं इलेक्शन कमिश्नर के अंदर। पावर्स और फंक्शंस की बात आती है दोस्तों, तो 3 तरह के पावर्स एंड फंक्शंस हम देखने में आता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव है, एडवाइजरी है, क्वासी जुडिशियल है। एडमिनिस्ट्रेटिव जब हम बात करते हैं तो कैसे कि भाई निर्धारित करना कि कितने एरिया में कितने, मतलब एक स्टेट के अंदर कितने वो होंगे, क्या कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगी, कितने बूथ बनेंगे, और इलेक्टोरल जो रूल है उसको पीरियडिकली तैयार करना, उसको बार रिवाइज करना, नए जो वोटर्स आएंगे उसको उसमें ऐड करना, इलेक्शंस की डेट को बताना, इलेक्शन के शेड्यूल्स को बताना। ये हो गया हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव। एडवाइजरी ये है कि वो एडवाइस कर सकती है कैंडिडेट्स को या स्टेट्स को कि आप लोग इसको करने के, इलेक्शन को कंडक्ट कराने के लिए इस तरह से काम कीजिए या उस तरह से काम कीजिए, कोड ऑफ कंडक्ट बता रही है। क्वासी जुडिशियल का मतलब ये है कि ये एक कोर्ट की तरह काम करती है। जब कभी कोई डिस्प्यूट हो जाता है पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में या फिर जो इलेक्शन जो सिंबल होते हैं उनके बीच में, पॉलिटिकल पार्टीज़ का दर्जा इलेक्शन कमीशन देती है। उनको जो सिंबल होते हैं, उनके पार्टीज़ के जो सिंबल होते हैं वो सिंबल्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देती है। कहीं पे अगर पोल को कैंसिल करना है, ये डिसीजन भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास में होता है कि उसे करना है या नहीं करना है। आचार संहिता कब लगानी है, कितनी लगानी है, ये सब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिसाइड करता है। ये नहीं कि एक बार आप बन गए तो, अगर आप एमपी बन गए हो और आप गवर्नर वो एमएलए बन गए हो किसी गलत चीज़, मतलब गलत अप्रोच को हासिल करके, तो ऐसा नहीं है कि एक बार बन गए आप तो अब आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का डर नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपके अपॉइंटमेंट के बाद भी अगर एमपी है तो राष्ट्रपति को, अगर एमएलए है तो गवर्नर को बोल के उसको डिस्क्वालीफाई करवा सकता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास में बहुत पावर्स होती हैं। तो दोस्तों इस तरह से तीनों के तीनों पावर्स और फंक्शन हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। और इसके अलावा इसमें थोड़ी बहुत ऐसी बातें बच जाती हैं जैसे कि हम इसके अगर थोड़ा सा मतलब अगर बात करेंगे इसके मतलब जो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल नंबर 324 के अंदर बात करते हैं इस्टेब्लिशमेंट की, स्ट्रक्चर की, रिमूवल की। और 325 के अंदर बात करते हैं कि रिलीजन, कास्ट और जेंडर के बेसिस पे हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। और आर्टिकल नंबर 326 जो मैंने बताया कि अडल्ट सफरेज है कि कितनी उम्र है, वो आर्टिकल नंबर 326 में मेंशन की गई है, जो 61वें संविधान संशोधन 1988 के तहत में उसको चेंज किया गया था। और उसके बाद आर्टिकल नंबर 327 आता है जो कि लॉज बनाते हैं इलेक्शन के तहत,
पार्लियामेंट के जो पावर्स हैं उसके लिए, और सेम जो MLA जो स्टेट लेजिस्लेटिव है उसके पावर्स बनाते हैं 328 के तहत। और 329 में कोर्ट्स का इंटरफेरेंस में बार किया गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोर्ट्स में आएंगे नहीं, कोर्ट्स में आएंगे। कब आएंगे लेकिन कोर्ट्स? जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपना डिसीजन दे देगा। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया का डिसीजन कोर्ट में जुडिशियल रिव्यू कर ही जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि अगर आपको इलेक्शन कमीशन डिस्क्वालीफाई कर दिया आप सीधे कोर्ट पहुंच जाओ, ऐसा नहीं है। आपको पहले उसी में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो डिसीजन आएगा, फाइनल डिसीजन जो आएगा, आप रिपील अपील जो भी करना चाहते हैं आप दोबारा कीजिए, और जो फाइनल डिसीजन आएगा वो डिसीजन को आप लेके कोर्ट जा सकते हो। आप ये नहीं कि सीधे उठ के चले जाओ कोर्ट में कि भाई मेरे को डिस्क्वालीफाई कर दिया, मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं था, ऐसा आप नहीं कर सकते। तो ये कोर्ट्स को मतलब बार किया गया आर्टिकल नंबर 329 के तहत। तो आर्टिकल 324 को थोड़ा सा और खोल के पढ़ते हैं हम लोग। वैसे ज़रूरत नहीं है SSC के हिसाब से, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत ऐसे पढ़ लेते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट अगर देना, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन है, ये 324(1) में मिलता है हमको, 324(1) में। और जब बात करते हैं हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो 324(2) में स्ट्रक्चर है। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक बनेगा, ये 324(3) में है। और रीजनल कमीशन अगर बनाने हैं ज़रूरत है तो वो बना सकते हैं आप 324(4) के अंदर। 324(5) के अंदर है रेजिग्नेशन और इसका रिमूवल प्रोसेस है। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन इस साथ SSC के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है, ज्ञान लेना हमेशा अच्छा ही रहता है। तो दोस्तों ये था हमारा टॉपिक, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कुछ क्वेरीज़ होंगी तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप एक डाल दीजिएगा, हम कुछ टाइम के लिए उसे खोलेंगे सबके लिए, ताकि वो कमेंट कर सकें वहाँ पे और आके अपने जो क्वेरीज हों, सवाल हों, वो वहाँ पे दे सकेंगे। तो अगर कुछ भी इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी सवाल किसी भी बुक में हो, और अगर खुद का भी क्वेरी हो तो आप वहाँ पे लिख के दे दीजिए, हम लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और आपको बिल्कुल सॉल्व कर ही देंगे एक्चुअली। तो थैंक यू, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू, गुड डे।